एपिसोड की शुरुआत ही सीधा कट्टेबाजी से होती है। हम लोग देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे अपनी कट्टे बाहर निकालता है और सीधा एक बंदे को यहाँ पे शूट कर देता है, सीधा उसकी छाती के ऊपर निशाना लगा के। उस बंदे के जो गार्ड थे वो यहाँ पे सबसे पहले कुछ को तो चेक करते हैं और कुछ यहाँ पे सीधा उस बंदे के ऊपर यहाँ पे गोलियां बरसा देते हैं और यहाँ पे उसे छल्ली छल्ली कर देते हैं। वो बंदा शायरी पेलते हुए बोलता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज फेयर है, यानी कि बराबर है, और वो है कि हर कोई मरता है। जिस बंदे की छाती पे गोली मारी इस लड़के ने, उसका नाम काउजू है, जो यहाँ पे एक राजा के तरीके जिया था, लेकिन इसके बावजूद आखिर में यहाँ पे उसके हाथों ही मारा गया, एक नोबडी के हाथों। उसके बाद जो भी धन दौलत है वो उसे अब यहाँ पे बचा नहीं सकती है। और काउजो को मारने के बाद ये बंदा बताता है कि आखिरकार इसने यहाँ पे अपने पेरेंट्स का बदला ले ही लिया। लेकिन बाद में ये यहाँ पे दुनिया को कोसते हुए कहता है कि किस्मत इतनी खराब क्यों है, उसे यहाँ पे सब कुछ खोना क्यों पड़ रहा है। वो ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं इस किस्मत से खुद को नकारना चाहता हूँ। उतने के बाद ही हम देखते हैं कि ये टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में जाग उठता है। जिसके बाद ये सबसे पहले अपनी बॉडी को चेक करता है, जिसके बाद अपने अपार्टमेंट को चेक करता है, तो इसे पता चलता है कि ये इसका ओल्ड अपार्टमेंट है, यानी कि ये दोबारा यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके रिबॉर्न हुआ है। साथ ही में इसको टीवी पे एक गेम की एड भी दिखाई जा रही थी, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, और इस गेम का नाम कन्विक्शन है। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी अपराधी को उसके अपराध में पकड़ा जाना, जो कि कोर्ट के अंदर साबित करना होता है। जिसके बाद ये लड़का हमें अपने नाम के बारे में बताता है, जो कि नियान होता है, और ये अपनी फैमिली फोटो में देखता है, जहाँ पे हम इसके पेरेंट्स को देख पाते हैं। जिसके बाद हमें ये अपनी कहानी के बारे में बताता है कि जब इसके पेरेंट्स जिंदा हुआ करते थे, तभी एक मेटल स्ट्रेटेजिक शॉप चलाया करते थे। किस्मत से इन लोगों को बॉर्डर के पास में एक खास तरीके का मेटल मिल गया, जिसको इन लोगों ने यहाँ पे बेचा, तो इन लोगों के पास काफी ज्यादा फॉर्चून हुआ और इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और एक रात के अंदर ही ये लोग अव्वल बन गए। लेकिन अच्छा समय ज्यादा देर तक इन लोगों के पास चल नहीं पाया। जब नियान यहाँ पे 25 साल था, तो फिर कुजाओ का जो यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रुप था, उन्होंने यहाँ पे नियान के फादर के बिजनेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। नियान के फादर जिस दोस्त के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो उसने यहाँ पे उन्हें धोखा दे दिया। जिसके बाद कंपनी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई और बहुत ही ज्यादा दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई। जिस वजह से नियान के फादर ने अपनी जान ले ली। जिसके बाद उनकी मदर भी यहाँ पे सदमे में मारी गई। वहीं पे नियान के पास में जो भी सुविधा और जो भी यहाँ पे सब कुछ था, बेसिकली प्रिविलेज, तो उस वजह से वो आलसी हो गया, इसलिए उसकी जितनी भी जिंदगी थी वो भी एक तरीके से खराब ही गई। बेसिकली दर पे ही मिल जा रहा है, तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। इसी वजह से जब उसके सब कुछ छिन गया, तो उसके पास कोई भी रीजन नहीं था, इसलिए उसने यहाँ पे कुजाओ को खत्म करने के बारे में सोचा अपनी जिंदगी के साथ में। लेकिन अब हेवन ने यहाँ पे नियान को दोबारा मौका दिया है, तो फिर वो उसका भरपूर फायदा उठाएगा और किसी भी चीज को यहाँ पे लूज नहीं करेगा। जिसके बाद नियान हम लोगों को बताता है कि कन्विक्शन एक होलोग्राफिक गेम है, जो यहाँ पे दुनिया को बदल देगा। इसलिए कई सारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल ग्रुप हैं, वो इस गेम के अंदर घुसना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ पे इससे पैसे कमा सके। और काउजो का सेंचुरी फाइनेंशियल ग्रुप है, वो भी इसी से यहाँ पे उड़ना शुरू करता है। और कन्विक्शन गेम धीरे धीरे करके इंसानियत के लिए एक दूसरी दुनिया बन जाएगी। वो नियान इतना भी यूजलेस नहीं था। वो अपनी पास्ट लाइफ के अंदर यहाँ पे 180 लेवल का ग्रेट थीफ हुआ करता था। तो इसके बाद वो आज की तारीख को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि गेम को शुरू हुए सिर्फ 7 ही दिन हुए हैं, तो वो इजिली यहाँ पे अपना कमबैक कर सकता है। अभी के लिए लीडर बोर्ड पे सबसे हाईएस्ट लेवल 5 ही होगा। नियान के पास उसकी पिछली लाइफ की मेमोरीज हैं और साथ ही में कई सारा एक्सपीरियंस भी है, तो वो उसकी मदद से यहाँ पे इजिली गेम के अंदर बड़ा नाम कमा सकता है, और साथ ही में उसके पास कुछ पैसे भी हैं। जिसके बाद नियान फैसला करता है कि यहाँ पे कुजाओ ने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी थी, लेकिन इस बार वो यहाँ पे सब कुछ बदल देगा। इसके बाद नियान मार्केट के अंदर जाता है और वहाँ से सबसे पहले गेम के लिए जो टूल लगते हैं उन्हें खरीद के लाता है। जिसके बाद वो हेमलेट पहन लेता है और गेम के अंदर यहाँ पे लॉग इन करता है। गेम के अंदर लॉग इन करने के बाद में सबसे पहले उसे पूछा जाता है कि वो कौन सी जगह से शुरुआत करना चाहेगा। कन्विक्शन 3 फैक्शंस के अंदर यहाँ पे बटा हुआ है। पहला तो यहाँ पे लॉफुल गुड है, जिसके बाद राइटियस फैक्शन आते हैं, जिनमें से 2 बटे हुए हैं, विरिडियन और सार्टीन एम्पायर्स। विरिडियन एम्पायर यहाँ पे ह्यूमंस द्वारा लीड किया जाता है, जिसको यहाँ पे काउंसिल ऑफ एल्डर्स कंट्रोल करते हैं। सार्टीन एक रेबल अलायंस है, जिसको यहाँ पे कई सारे इल्व, ऑर्क और डॉर्वंस कंट्रोल करते हैं। जिसके बाद लॉफुल इवल या फिर गुड आ जाता है, जो कि एक डार्क फैक्शन है, जिसको कंट्रोल करने वाले यहाँ पे डीमन और अनडेड फैक्शंस होते हैं। और जिनको गेम के अंदर शांति चाहिए, वो लोग यहाँ पे लॉफुल गुड को भी चूज कर सकते हैं। वो एक नेचुरल फैक्शन है, जो कि जायंट ट्राइब्स के बीच में रहता है, और जायंट्स पूरी तरीके से यहाँ पे पीसफुल है, वो हमला वमला नहीं करते। नियान ने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर यहाँ पे विरेडियन एम्पायर को चूज किया था गेल थीफ के तौर पे अपनी क्लास के रूप में, और सालों तक खून पसीना बहाने के बाद में उसने यहाँ पे गेल थीफ की जितने भी क्वेस्ट थे, जितने भी स्किल्स थे, उनको घूट के पी लिया था। इसीलिए अगर वो यहाँ पे गेल थीफ को दोबारा चूज करता है अपनी क्लास के तौर पे, तो फिर उसके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा और वो बहुत ही जल्दी अपने लेवल को मैक्स कर पाएगा। इसलिए वो दोबारा यहाँ पे गेल थीफ क्लास को ही चूज करता है और विरेडियन एम्पायर को ही यहाँ पे अपनी जगह मानता है। इसके बाद गेम उसे यहाँ पे अपने कैरेक्टर का नाम चूज करने के लिए बोलता है, तो ये अपना नाम निर्वाणा फ्लेम रखता है। जिसके बाद गेम के अंदर उसकी रजिस्ट्री कर दी जाती है और उसको यहाँ पे विरेडियन एम्पायर के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है न्यूबी के तौर पे। उसके जितने भी स्टैट्स है वो एकदम लो थे अभी के लिए, और उसको 5 यहाँ पे फ्री पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिनको वो स्ट्रेंथ के अंदर ऐड कर लेता है। नियान बताता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर इस जगह पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया था। बेसिकली पहली बार आए हो तो गेम को तो एक्सप्लोर करोगे ही ना, तो टाइम वेस्ट होगा ही। इसलिए नियान इस बार तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है। इसके बाद हम लोग टेलीपोर्टेशन पोर्टल को देखते हैं, जहाँ पे कुछ प्लेयर्स वापस आते हैं जो कि एक्सप्लोर करके आ गए थे बाहर की जगह को, तो इनके
के पास यहाँ पे कई सारे डैगर भी थे जो कि अटैक पॉइंट और बाकी चीजों को बढ़ा सकते हैं। हालांकि जो बंदा यहाँ पे डैगर को बेच रहा था वो तो इसे कुछ ज्यादा ही हवा बना रहा था, लेकिन नियान को काफी अच्छे से पता है कि ये डैगर पूरी तरीके से यहाँ पे यूजलेस है और एकदम स्कैम है, और वो पहली बार में स्कैम हो भी गया था। इसके बाद हम लोग एक और बंदे को देखते हैं जो कि लेवल 3 भी था और साइलेंट पलाडिन था, जो कि यहाँ पे 6 कॉपर कॉइन में स्टेल्थ बुक बेच रहा था। हालांकि प्राइस न्यूबी के लिए काफी ज्यादा हाई था, बेसिकली अभी गेम के अंदर आए हैं तो फिर इनके पास पैसे कहाँ से रहेंगे। हालांकि नियान के लिए स्टेल्थ स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो तुरंत यहाँ पे उस बंदे के पास जाता है और उसे पूछता है कि बुक कितने की है। तो साइलेंट पलाडिन उससे कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, 6 कॉपर कॉइन की है। नियान हम लोगों को बताता है कि स्टेल्थ थीव्स के लिए एक कोर स्किल होती है और उसे यहाँ पे अभी ही जरूरत है इस स्किल की, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे कई सारी हिडन चेस्ट छुपी हुई है कैट जोन के अंदर, जिसको अगर वो यहाँ पे पा ले तो फिर उसका जो लेवल है बहुत ही जल्दी स्काई रॉकेट होने लगेगा। लेकिन दरअसल जोन जो है वो 5 लेवल का है और उसके जैसे यहाँ पे प्लेयर बिल्कुल भी उस जगह पे जा नहीं सकते। लेवल 3 और 4 तो भूल ही जाओ, 5 वाले भी मारे जाते हैं उस जगह पे। इसलिए नियान उस बंदे के साथ में यहाँ पे एक डील करता है और उससे बोलता है अगर तुम ये स्किल बुक मुझे मुफ्त में दोगे तो फिर मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताऊंगा जहाँ से तुम कई सारे स्टेल्थ बुक को फ्री में ला सकते हो। मैं तुम्हें पलादिन क्लास के बारे में बता दूं, ये हैवीली आर्मर्ड रहते हैं और खासकर मीली कॉम्बैट में इनका मुकाबला नहीं रहता। एक तरीके से वॉरियर होते हैं, लेकिन वॉरियर यहाँ पे जो लॉन्ग शॉट्स का यूज ज्यादा करते हैं और पालादिन यहाँ पे ज्यादातर मीली कॉम्बैट में रहते हैं, यानी कि इनके पास कोई भी वेपन हो लेकिन मीली कॉम्बैट में इनके मुकाबले का कोई नहीं रहता। उसी तरीके असैसिन और थीव्स में कोई अंतर नहीं है, असैसिन ज्यादातर किल्स के लिए जाने जाते हैं और थीव्स चोरी के लिए। दोनों की स्किल्स सेम ही रहती है। खैर साइलेंट पलादिन यहाँ पे नियान के लेवल को देखता है तो वो आगे से कहता है 0 पे हो भाई, तुम घूमे भी नहीं हो इस जगह को अच्छे से और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, इतनी जल्दी स्कैम नहीं होता, मैं कर रहा हूँ लोगों को स्कैम यहाँ पे। हालांकि नियान उससे कहता है कि सब्र रखो, जिसके बाद वो उसे यहाँ पे उस लोकेशन के बारे में बताता है जहाँ से वो ये स्किल बुक से लेके आया था। जिसको सुन के वो बंदा आगे से कहता है कि तुम इस जगह के बारे में कैसे बता, तो फिर यहाँ पे नियान उसे एकदम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी दे देता है, जिसमें यहाँ पे सीक्रेट पालादिन को समझ में आ जाता है कि ये बंदा कुछ तो अलग है। अगर ये इतने ज्यादा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रहा है तो फिर शायद से इसकी बात सही हो। तो वो इस डील के लिए यहाँ पे मान जाता है और नियान को यहाँ पे स्किल बुक फ्री में दे देता है, जिससे नियान को यहाँ पे इस बंदे का नाम भी पता चलता है जो कि होता है फ्लाइंग स्टोन। प्लेयर नेम है ये, जैसे कि नियान का प्लेयर नेम निर्वाणा फ्लेम है। अभी के लिए हम यहाँ पे पलादिन को फ्लाइंग स्टोन ही बुलाएंगे। जिसके बाद नियान फ्लाइंग स्टोन को उस जगह के बारे में सब कुछ बता देता है, साथ ही में उसे यहाँ पे एक टिप भी देता है कि वहाँ पे उल्लू की इनसाइड से बच के रहना, वो तुम्हारे ऊपर नजर बना रख सकते हैं। और साथ ही में अगर तुमको वहाँ पे कोई आउल्स इनसाइड स्किल मिल जाए तो वो मुझे भी दे देना, मुझे उसकी जरूरत रहेगी। जिसपे फ्लाइंग स्टोन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को लेता है और तुरंत उस जगह पे चला जाता है, ये बोलते हुए अगर उसे वो स्किल मिली तो वो उसे मेल कर देगा। इसके बाद नियान टेलीपोर्टेशन पोर्टल का यूज करते हुए एक दूसरी जगह पे यहाँ पे टेलीपोर्ट करता है और स्किल बुक का यूज करते हुए यहाँ पे स्टेल्थ स्किल को सीख लेता है, जहाँ पे उसे बता दिया जाता है कि उसके लेवल और उससे कम लेवल के जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स रहेंगे वो तो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एनिमी का लेवल हाई रहेगा तो वो उसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नियान स्टेल्थ का यूज करते हुए तेजी से टाउन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि स्टेल्थ एक्टिवेट करने के बाद में स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है और वो डायरेक्ट यहाँ पे कैट जोन के अंदर ही जाता है, जहाँ पे वो छुपी हुई चेस्ट पड़ी हुई है। कैट जोन के अंदर जितनी भी यहाँ पे वाइल्ड कैट थी उन सभी का लेवल 3, 4, 5 और 6 था। वह नियान उस चेस्ट को भी कंफर्म कर देता है और उसे पता चल जाता है कि वो उसी जगह पे है जहाँ पे उसकी पास्ट लाइफ के अंदर थी। साथ ही में हमें ये भी बता दिया जाता है कि यहाँ पे जो चेस्ट है वो यहाँ पे ग्रेड्स के अंदर आती है, कॉमन, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड एंड लेजेंडरी। और एक बार अगर यहाँ पे चेस्ट को ओपन कर दिया जाए तो जो लूट रहेगी वो वैनिश हो जाएगी, बेसिकली प्लेयर को मिल जाएगी तो वो तुरंत गायब हो जाएगी। नियान लेवल 1 पे है, बेसिकली 0 पे है एक तरीके से, तो फिर उसके पास यहाँ पे होने को कुछ भी नहीं है। अगर उसे कैट्स यहाँ पे मार भी देती है तो उसका लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इसके बाद नियान आगे से यहाँ पे अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज करते हुए अपने आप को छुपाता है, जिसके बाद तेजी से यहाँ पे चेस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो वाइल्ड कैट थी वो इजीली यहाँ पे उसे डिटेक्ट कर लेती है और उसके ऊपर हमला करती है। नियान जल्दी से उनके अटैक्स को यहाँ पे डॉज करता है और उन्हें इग्नोर करते हुए तेजी के साथ में चेस्ट के पास में पहुंचने लगता है। जिसके बाद वो जैसे ही चेस्ट के पास में पहुंचता है तो जल्दी से उसे ओपन कर देता है और उसके अंदर से यहाँ पे नियान को एक और स्किल बुक मिलती है। स्किल बुक का नाम यहाँ पे वाइटल स्ट्राइक था। बेसिकली जब भी वो किसी यहाँ पे एनिमी की वाइटल स्पॉट्स के ऊपर अटैक करेगा तो फिर यहाँ पे जो डैमेज होगा वो यहाँ पे 150% से बढ़ जाएगा। नियान लोगों को बताता है कि वाइटल स्ट्राइक एक टॉप टायर थीव स्किल है जो कि यहाँ पे किसी भी लेवल के लिए अवेलेबल रहती है। इसलिए शुरुआती गेम के दौरान में ये काफी ज्यादा बढ़िया स्किल बुक रहती है। इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे ग्रो करने की स्पीड दुगनी हो जाती है। तो इसके बाद वो जल्दी से स्किल बुक की मदद से यहाँ पे स्किल को लर्न भी कर लेता है। तो इसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे वाइल्ड कैट्स की तरफ देखता है, लेकिन ये उनके ऊपर हमला नहीं करता और डायरेक्ट नीचे छलांगे लगा देता है, क्योंकि वैसे भी इसके मर जाने से यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका लेवल पहले ही 0 है तो इसके ऊपर क्या ही असर पड़ेगा। खैर मरने के बाद में ये दोबारा यहाँ पे टाउन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और अब इसके लिए लेवलिंग का सेकंड फेज यहाँ पे शुरू होगा। इसके लिए यहाँ पे इसको 20 कॉपर कॉइंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अकाउंट जब भी शुरू होता है तो फिर तुम्हें यहाँ पे 10 कॉपर कॉइंस मिलती हैं, जिसके लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग से काम करना पड़ेगा। जिसके लिए यार न्यू विलेज के अंदर जाता है जहाँ पे एनपीसी क्वेस्ट देते हैं। जिसके बाद यार यहाँ पे शुरू करता है क्वेस्ट लेना। सबके पास पहले वो यहाँ पे एक हंटर के पास में जाता है और वहां से 20 सिल्वर ग्रेड जायंट राइड्स को हंट करने की क्वेस्ट लेता है।
जिसके बाद वो एक और फार्म के पास में जाता है और वहां से भी यहाँ पे वही सेम जायंट रैट्स को हंट करने की यहाँ पे क्वेस्ट लेता है। जिसके बाद वो एक पोशन वाले के पास भी जाता है जहाँ पे उसे यहाँ पे कोई क्वेस्ट मिलने वाली थी, जिसके लिए यहाँ पे उसे उसी रैट्स की जरूरत है। बस यहाँ पे उनके बॉडी पार्ट्स अलग रहेंगे। कोई रैट्स को खत्म करना चाहता है तो किसी को पूंछ चाहिए और किसी को पंजे। इसी तरीके से वो 3-4 क्वेस्ट को यहाँ पे ट्रिगर कर लेता है, जबकि वो सेम ही क्वेस्ट रहेगी उसके लिए। दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। और इन तीनों क्वेस्ट को एक साथ चालू करने के बदले में उसको यहाँ पे एक और हिडन क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे डायरेक्ट उस जायंट रैट का होता है जो कि यहाँ पे लेवल 1 पे था और इसकी एचपी यहाँ पे 53 है। नियान तेजी से सबसे पहले उसके पीछे जाता है, जिसके बाद वाइटल स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए उसके सर के ऊपर स्ट्राइक मारता है और बस 2 ही 3 स्ट्राइक्स के अंदर यहाँ पे वो रैट मारा जाता है। जिसके बाद नियान इसी तरीके से यहाँ पे हंट चालू करता है और इसी तरीके से लगातार काफी सारे सिल्वर ग्रे रैट्स को यहाँ पे हंट करता है और कुछ के बदले में तो उसे यहाँ पे कुछ बूट्स भी मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल लेवल के थे, तो वो जल्दी से उन्हें यहाँ पे पहन भी लेता है। उतने में ही पीछे से और भी कई सारे जायंट रैट्स उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो नियान उनके ऊपर भी हमला करता है और वाइटल स्ट्राइक का यूज करते हुए बहुत ही जल्द उन्हें यहाँ पे खल्लास कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे क्वेस्ट देने वालों के पास में पहुंचता है और वहां से क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता है, जिसके बदले में उसको यहाँ पे कई सारे कॉपर कॉइन्स मिल जाते हैं। जिसके बाद उसे जो यहाँ पे आइटम मिले थे वो उनको भी पहन लेता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट एक वेपन शॉप के अंदर जाता है वेपन खरीदने के लिए। शॉप को जो ओनर था वो यहाँ पे यान को देख के खुश हो जाता है और उसे पूछता है बताओ क्या चाहिए, यहाँ पे तुम्हें सबसे बढ़िया वेपन मिलेंगे। यान उसे कहता है कि क्रॉसबो चाहिए, 3-3 छोड़ने वाला, लेवल रिक्वायरमेंट 0 चाहिए, अटैक पावर 3 से 4 होनी चाहिए और हाँ जो प्राइस होगा वो 40 कॉपर कॉइन से कम होना चाहिए। जिसे शॉप ओनर को समझ में आ जाता है कि यान को यहाँ पे एक ऐसा वेपन चाहिए जो कि यहाँ पे उसका मास्टरपीस रहेगा। तो फिर शॉप ओनर यहाँ पे यान को सबसे बढ़िया क्रॉसबो देता है जो कि यहाँ पे 35 कॉपर कॉइन में आता है और साथ ही में ये ट्रिपल तीर छोड़ सकता है और इसपे कोई यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी भी नहीं और साथ ही में डैमेज बोनस भी है। तो यान जल्दी से यहाँ पे क्रॉसबो खरीद लेता है और साथ ही में यहाँ पे कई सारे एरोज भी खरीद लेता है, कई सारे मतलब कई सारे 1000 के आसपास। और इतना सारा माल खरीदने के बाद में वो शॉप से चला जाता है और फिर शॉप ओनर उसे कहता है कि दोबारा जरूर आना। जिसके बाद यान बाइसन जोन की तरफ जाने लगता है और हमें बताता है कि यहाँ पे कन्विक्शन के अंदर लेवल सप्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है। इससे के लिए लेवल अगर तुम्हारा कम है सामने वाले से तो फिर उसके साथ तुम ना ही बढ़ो तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि गेम यहाँ पे लेवल जिसका ज्यादा होता है उसे ज्यादा फेवर करता है। खासकर ये चीजें बॉस के ऊपर ज्यादा काम करती है क्योंकि उनकी अटैक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पे बाइसन जिनका लेवल कम से कम यहाँ पे 5 से 8 के बीच में रहता ही है, तो फिर यान अगर उनके सामने जाएगा तो वो बहुत ही जल्द एक बार में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यान को यहाँ पे कुछ हिडन मैकेनिक्स के बारे में पता था जिनकी मदद से वो इजिली यहाँ पे लेवल गैप के बावजूद बाइसन को यहाँ पे हंट कर सकता है, भले उसका लेवल एक ही क्यों ना हो। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि बाइसन जोन के अंदर आ जाता है। वहीं पे कोई चट्टान वाले इलाके के अंदर गया था। बेसिकली गेम के अंदर कोई कोई जगह नहीं रहती है जहाँ पे तुम छुप जाते हो तो एनिमी उस जगह पे आ नहीं पाते और तुम खटाखट उन्हें यहाँ पे चाकू से ही ढेर कर देते हो पंचेस मार के। उसी तरीके का इस्तेमाल यहाँ पे यान करने वाला था। वो एक ऐसे हिडन स्पॉट के अंदर आ जाता है जहाँ से बाइसन अंदर नहीं आ पाएंगे उसे डैमेज देने के लिए। तो इसके बाद हमें बाइसन से मिलवाया जाता है जो कि लेवल 8 पे था और ये चीफ्टन था जिसकी एचपी यहाँ पे 300 थी। जिसके बाद यान अपना सस्ता क्रॉसबो बाहर निकालता है जो कि एक बार में 3 एरोस को यहाँ पे शूट कर सकता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट एरोस को यहाँ पे बाइसन चीफ्टन के ऊपर शूट करता है, जिनमें से 2 तो मिस ही हो जाते हैं और तीसरा जो लगता है वो सिर्फ 1 का डैमेज देता है। 300 में से सिर्फ 1 का डैमेज, यानी कि 299 भी बचे हुए हैं। खैर यान को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो पहले यहाँ पे 1000 एरोस लेके जो आया था। जिसके बाद वो इसी तरीके से यहाँ पे बाइसन के ऊपर 3 दिन करके तीर छोड़ा करता है, जिनमें से यहाँ पे सिर्फ 1 ही लग रहा था, बाकी 2 मिस ही हो जा रहे थे। कुछ ही देर के अंदर बाइसन को पता भी चल जाता है कि किस डायरेक्शन से यहाँ पे उसके ऊपर बोल्ट शूट किए जा रहे हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में यहाँ पे तेजी के साथ चार्ज करता है। इसके अटैक पावर काफी ज्यादा थे लेकिन ब्लाइंड सपोर्ट के सामने कुछ भी नहीं टिक पाता। ये बीच दरार के अंदर ही फंस जाता और यहाँ पे यान को कुछ भी नहीं होता। एक तरीके से ये ग्लिच स्पॉट था जिसको हिस्ट्री ने कंफर्म किया है, इसलिए यान को तो कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद वो इसी तरीके से यहाँ पे बाइसन के ऊपर बोल्ट चार्ज करते रहता है और लगातार शूट करते करते पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं और उसके जब क्रॉसबो खत्म होने वाले होते हैं तब कहीं जाके बाइसन यहाँ पे सिर्फ 1 एचपी बचती है, वो अभी भी यहाँ पे मरा नहीं था। जिसके बाद यहाँ पे यान आखिरी यहाँ पे शॉट मारता है, जिसके बाद बाइसन मारा जाता है सक्सेसफुली। जिससे यान का लेवल अप तो होता है लेकिन साथ ही में उसे यहाँ पे कई सारे बूस्ट मिले थे लेवल गैप की वजह से और साथ ही में एलाइट चीफ्टन को मारने के बदले में, इसलिए वो डायरेक्ट लेवल 2 पे आ जाता है और साथ ही में उसे यहाँ पे कुछ बोनस स्टैट्स भी मिलते हैं। जिसके बाद यान आगे बढ़ता है और यहाँ पे बाइसन की लूट को जब चेक करता है तो फिर उसके अंदर से यहाँ पे एक डैगर बाहर निकलता है। हालांकि यान का लेवल अभी काफी ज्यादा कम था इसलिए वो डैगर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे गेम के अंदर जो वेपन रहते हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है कॉमन, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड एंड लेजेंडरी के मामले में। वहीं पे जो मॉन्स्टर रहते हैं वो वेपन बहुत ही मुश्किल से ड्रॉप करते हैं, लेकिन कुछ जो कि यहाँ पे रेयर रहते हैं जैसे कि चीफ्टन हो गया, एलाइट्स हो गया, ये सब यहाँ पे खासकर वेपन ड्रॉप करते ही करते हैं या फिर किसी तरीके की लूट जो कि काफी ज्यादा बढ़िया रहती है। वह भी अभी डैगर की कोई भी इन्फॉर्मेशन देख नहीं पा रहा था तो उसको ये लगता है कि ये नॉर्मल सा वेपन होगा, अगर वो उसके काम का नहीं रहा तो फिर वो उसे बेच देगा। उतने में यान के पास फ्लाइंग स्टोन यहाँ पे कॉल करता है तो फिर यान उसके कॉल को एक्सेप्ट करता है। तो फिर फ्लाइंग स्टोन
स्टोन उसे बताता है कि यहाँ पे जब वो उसकी लोकेशन पे पहुंचा था तो फिर उसे यहाँ पे कई सारे स्टेल्थ बुक मिल गई और साथ ही में उसकी लेवलिंग स्पीड भी यहाँ पे 50% से बढ़ गई है। वहीं पे यान के साथ डील करने में इसे कोई भी यहाँ पे पछतावा नहीं था, क्योंकि एक छोटी सी डील के बदले में इसको एक अच्छी जगह मिल गई फार्मिंग करने के लिए। फार्मिंग का मतलब होता है लूट इकट्ठा करना, लेवल अप करना गेम के अंदर। ऐसे तो खेती बाड़ी है। खैर यान उसे कहता है कि शांति रखो, जैसे ही वो स्किल मिले जो मैंने तुम्हें बोली है तुरंत ही मुझे यहाँ पे कॉपी सेंड कर देना। जिसपे फ्लाइंग स्टोन उसे कहता है कि उसे जैसे ही वो मिलेगी तो वो तुरंत ही उसे मेल कर देगा। साथ ही वो यान से भी पूछता है कि उसको यहाँ पे इस स्पॉट के बारे में कैसे पता चला, जिसपे यान झूठ बोल देता है कि उसके पास पहले से एक अकाउंट था, उसने ये अकाउंट नया बनाया है ताकि वो यहाँ पे थीफ की क्लास में खेल सके। फ्लाइंग स्टोन इस बात के ऊपर यकीन कर लेता है और उसे बोलता है कि तुम पक्का स्ट्रॉन्ग रहे होगे। जिसके बाद वो यान से एक जगह के बारे में पूछता जिसका नाम फॉलन सेमन कैंप था, जहाँ पे इसकी टीम गई थी तो वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई और इनके जो भी एक्सपीरियंस और गियर था वो भी वहीं पे ही छूट गया। यान उसे कहता है कि मैं तुम्हें उसका फुल गाइड दूंगा, लेकिन 2 सिल्वर कॉइन लगेंगे, कोई भी बार्गेनिंग नहीं। फ्लाइंग स्टोन पहले तो नानुकुर करता है, लेकिन बाद में वो यहाँ पे डील के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पे यान के ऊपर भरोसा हो गया था कि ये पक्का यहाँ पे रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि यान के पास पैसों का जुगाड़ हो गया था तो दोबारा टाउन के अंदर जाता है ताकि वो यहाँ पे डैगर की इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। जिसके लिए वो भागते हुए एक एपराइजर के पास में जाता है जो कि यहाँ पे वेपन्स की इन्फॉर्मेशन बता सकती है। यान उसे बोलता है कि इसे डैगर की जन्म कुंडली बाहर निकाल दोगी क्या। एपराइजर लड़की उसे बताती है कि इसके लिए तुम्हें 10 कॉपर कॉइन देने पड़ेंगे। यान को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि फीस काफी ज्यादा थी। पिछली बार यहाँ पे 5% कम लगा था, बेसिकली 6 या फिर 7। यान उससे ये बात बोलता भी है तो एपराइजर आगे से बताती है कि इस ड्रैगर की कीमत काफी ज्यादा है तो थोड़ा सा मैं भी चार्ज ज्यादा करूंगी। यह ज्यादा बहस नहीं करता है, गेम के अंदर कहाँ ही चले जाओगे जब एक ही शॉप रहेगी, तो वो चुपचाप पे 10 कॉपर कॉइन दे देता है। इसके बाद एपराइजर अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए यहाँ पे डैगर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नियान को बताती है कि डैगर यहाँ पे ब्रोंज क्वालिटी का है, रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। साथ ही में इसके स्ट्रेंथ यहाँ पे 5 है, अटैक पावर यहाँ पे 18 है और इसको कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। यान को वेपन काफी ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि इसको यहाँ पे 5 पॉइंट मिल रहे हैं बोनस के तौर पे, तो वो उसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पे इजिली कई सारे यहाँ पे जो लो लेवल के एनिमी और साथ ही में मॉन्स्टर होंगे उनको हंट कर सकता है और ये किसी भी नॉर्मल डैगर से ज्यादा बढ़िया है। यान हम लोगों को बताता है कि अब उसके पास यहाँ पे वेपन है, वाइटल स्ट्राइक और साथ ही में स्टेल्थ भी है। अब बस यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की कमी है जो कि है हीलिंग, जिसके लिए यहाँ पे यान को एक टाइप की स्किल चाहिए जिसका नाम यहाँ पे बैंडेज हीलिंग है। जैसे तुम लोग पबजी में यहाँ पे बैंडेज मार के हील करते हो वैसे ही ये खुद को करेगा। हालांकि हीलिंग के लिए यहाँ पे पोशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं और यहाँ पे यान जो न्यू प्लेयर आया है तो उसके पास पैसों की ही तो कमी है। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि एक अल्केमिस्ट के पास में जाता है और उसे यहाँ पे 2 अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन खरीदता है, क्योंकि यान को बैंडेज मास्टर टेक्निक एक पानी की नीचे वाली जगह पे मिलेगी। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे लेक ऑफ रेनडो का होता है, जहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर और लोग थे उनको इग्नोर करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के चक्कर में। क्योंकि वैसे भी यहाँ पे कई सारी टीम्स आती हैं जो कि प्लेयर्स को यहाँ पे मार के उनके जो गियर्स होते हैं उन्हें चुरा लेती हैं, इसलिए स्टेल्थ के अंदर रहना उसका सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। उतने में ही यान के पास यहाँ पे जोन अनाउंसमेंट होता है। बेसिकली यहाँ पे एक टीम है जिसका नाम विक्टोरियस रिटर्न है और वो लोग इस एरिया को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, इसलिए जो भी प्लेयर्स इस गिल्ड के अंदर नहीं है वो लोग इस जगह को छोड़ के 3 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाए। यान यहाँ पे इनके बारे में पहले से ही जानता है क्योंकि उसकी पास लाइफ में इनके साथ मुलाकात हो चुकी थी। क्योंकि ये यहाँ पे टीम के अंदर रहते हैं तो फिर ये सोलो प्लेयर्स को यहाँ पे परेशान करते हैं और उन्हें हंट करते हैं। और यान का इन लोगों के साथ 56 का आंकड़ा था, जिसके बाद वो तुरंत स्टेल्थ का इस्तेमाल करता है और तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उनके साथ पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम है। हालांकि उसका स्टेल्थ यहाँ पे जैसे ही खत्म होता है तो एक प्लेयर उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसके ऊपर फायर बॉल से हमला करता है जो डायरेक्ट यान के ऊपर जा लगती है और यान काफी ज्यादा घायल हो जाता है। हालांकि उसका सेल्फ डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है 3 मिनट के लिए। खैर हमारी मुलाकात उससे यहाँ पे प्लेयर से होती है जिसका नाम पर्पल ब्लेज था और ये 3 लेवल का एलिमेंटलिस्ट है, जो कि यान से कहता है कि सुनाई नहीं दिया गया, ये जगह घूमने के लिए नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। वो पे यान को जैसे ही दिखाई देता है कि ये तो एक ही बंदा है तो वो उसको यहाँ पे मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि मेज के खिलाफ में सबसे बढ़िया कॉम्बैक्ट यही है कि उनके जितना क्लोज हो सके उतना ज्यादा क्लोज जाओ। इसलिए यान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और डायरेक्ट मेज के क्लोज जाके उसके ऊपर यहाँ पे अपने डैगर के साथ हमला करता है, जिससे यहाँ पे उसको 23 का डैमेज पड़ता है। जिससे तो वो पर्पल ब्लेज भी हैरान होता है कि ये क्या कर रहे हो, हमारे खिलाफ जाने की सोच रहे हो क्या। जिसके बाद वो पीछे हटता है और उसके ऊपर दोबारा यहाँ पे अपनी फायर टेक्निक से हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि यान उसके अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं करता और उसे टैंक करता है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे रिकवरी पोशन था और साथ ही में उसका डिफेंस मोड तो ऑन पहले से ही था, इसलिए वो अटैक को टैंक कर पाता है। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे पर्पल ब्लेज के ऊपर अपने वेपन के साथ हमला करता है, तो पर्पल ब्लेज दोबारा हमला खाने के बाद में पीछे हटता और यहाँ पे यान के ऊपर हमला करता है। यान दोबारा से उसके अटैक को यहाँ पे टैंक करता है और पर्पल ब्लेज अपने मन के अंदर सोचता है कि यान की जो एचपी होगी वो 20 के पास ही बची होगी और उसके पास अभी भी यहाँ पे 51 की एचपी बची हुई है, इसलिए अगर उसके ऊपर वो एक और फायर बॉल को हमला करे तो फिर वो यहाँ पे इस मैच को जीत सकता है। इसलिए वो दोबारा यान के ऊपर यहाँ पे फायर बॉल से हमला करता है, लेकिन उतने में ही यान वाइटल स्ट्राइक का यूज करते हुए उसके गले के ऊपर कट मारता है और बाहर निकल जाता है, जिससे यहाँ पे वाइटल स्ट्राइक की वजह से बोनस डैमेज लगता है और वो इजिली यहाँ पे फायर ब्लेज को हरा देता है। वहीं पे पर्पल ब्लेज को थोड़ी देर बाद में समझ
समझ में आता है कि यहाँ पे यान की एचपी इतनी ज्यादा कैसे थी। उसने यहाँ पे रिकवरी पोशन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पे 16 लेवल का 2 लेवल का थीफ एक गोल्ड कॉइन कैसे अफोर्ड कर सकता है। उनके पास तो यहाँ पे सिल्वर तक नहीं रहते। तो यान उसे कहता है कि जब तुम रिस्पॉन होगे तब इसके बारे में सोच लेना, अभी के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। वो पे पर्पल बेस जब यहाँ पे हारा गया था तो फिर उसका जो डंडा था वो यहीं पे ही छूट गया था, जिसको यान उठा लेता है कहते हुए कि पैसे मिल गए। खैर उसे पता था कि विक्टोरियस रिटर्न वापस जरूर आएगा, इसलिए वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है। यान गंदा सा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगले ही पल ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जिसे नोटिफिकेशन मिलता है कि इन लोगों का साथ यहाँ पे मारा गया है। जिसके बाद उन्हें यहाँ पे यान दिखाई भी देता है, तो वो तेजी से उसकी तरफ भागते हैं और अपने वेपन के साथ में उसके ऊपर हमला करते हैं। हालांकि यान उसके अटैक को इजिली डॉज करता है, जिसपे वो बंदा भी हैरान था कि इसने इजिली इतनी आसानी के साथ डॉज कैसे कर लिया। जिसके बाद यान यहाँ पे अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन को यूज करता है और पानी के अंदर छलांग लगा देता है। उतने में एक वॉरियर उसके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है और वो दोनों एक साथ उसके ऊपर हमला कर पाते उससे पहले यान डॉज करके पानी के अंदर कूद जाता है। और ये लोग पानी के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास यहाँ पे ब्रीदिंग पोशन नहीं है। बाकी टीममेट्स यहाँ पे आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गया, तो वो लोग बताते हैं कि पानी के अंदर चला गया। इसके बाद उनका जो लीडर होगा वो आगे से कहता है कि पर्पल ब्लेस जैसे यहाँ पे रिस्पॉन हो तो फिर उससे यहाँ पे इस बंदे की आईडी के बारे में पूछना। जिसपे पर्पल ब्लेस इन्हें मैसेज करके बताता है कि उसका नाम यहाँ पे निर्वाणा फ्लेम है। जिसपे उनका जो लीडर था वो आगे से कहता है कि बेटा अब तुम बच के रही हो, तुम हमारे निशाने पे हो। जिसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि पानी के नीचे उसी चेस्ट को ढूंढ रहा था, जिसके चक्कर में वो यहाँ पे आया था। और कुछ ही देर में इधर उधर ढूंढने के बाद में उसे वो चेस्ट मिल भी जाती है। जिसके बाद यान जैसे उस चेस्ट को ओपन करता है तो फिर उसके अंदर से यहाँ पे फिशमैन्स वाटर रिफिलिंग पियर बाहर निकलता है, बेसिकली मोती, जो कि एक स्पेशल आइटम है। और वो यहाँ पर यान को पानी के अंदर सांस लेने की एबिलिटी देगा 30 मिनट के लिए, जिसका कूल डाउन यहाँ पे 1 घंटे का है। ये कोई खास आइटम नहीं है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि ऐसे टाइम में ये जान बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। उतने में यहाँ पे जो फिशमैन वाले मॉन्स्टर थे वो ऐसे यान को देख लेते हैं, तो वो उसके ऊपर स्पीयर से हमला करते हैं। तो यान जल्दी से पानी के बाहर निकलता है, क्योंकि वो पानी के अंदर इन लोगों के साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। हालांकि यान को पानी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसी टाइम पे फिशमैन विलेज ट्राइब के ऊपर कुछ और लोग हमला कर देते हैं। तो जितने भी यहाँ पे फिशरमैन थे वो यहाँ पे उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं उनसे फाइट करने के लिए। और ये हमला करने वाले विक्टोरियस नाइट रिटर्न वाले ही थे, जिनकी वजह से यहाँ पे यान को मौका मिल जाता है और उनके साथ फाइट न करके उस जगह पे जाता है, जो कि एक खुफिया जगह है जिसको यहाँ पे सेंट्रल आइलैंड बोला गया है। वो भी यान जैसे ही पानी के बाहर निकलता है तो फिर उसे यहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और यान इस लड़की को पहले से ही जानता था। इस लड़की का नाम याओ याओ है। याओ याओ यान की यहाँ पे पुरानी यानी कि पास लाइफ की पार्टी की एक मेंबर हुआ करती थी, जिसका नाम यहाँ पे होली मेज था। बेसिकली वो एक मेज थी। वो पे इन दोनों का कुछ हिस्ट्री विस्ट्री भी था, साफ पता चल रहा है। बोलना नहीं चाहता हरामी हमारे सामने। खैर यान को यही लगता है कि ये इनकी किस्मत ही है जो ये दोनों दोबारा मिल गए। याओ जैसे यहाँ पे यान को देखती है तो उसे बता देती है कि 3 एनिमीज उसका पीछा कर रहे हैं यहाँ पे नाव। लेकिन यान जल्दी से पानी से बाहर निकलता है और उनमें से एक स्पाइडर के ऊपर यहाँ पे वाटर स्ट्राइक का यूज करते हुए उसे एक तगड़ा डैमेज देता है। और पीछे से यहाँ पे याओ होली मेज वाली एबिलिटी का यूज करते हुए उसके डैमेज को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसके बाद यान यहाँ पे एक और वाटर स्ट्राइक का यूज करते हुए यहाँ पे स्पाइडर के ऊपर स्ट्राइक मारता है और उसको यहाँ पे हरा देता है। इसके बाद वो दोनों इसी तरीके से एक साथ फाइट करके यहाँ पे जो 3 एनिमीज थे उनको यहाँ पे डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद याओ यहाँ पे यान को थैंक यू बोलती है, तो यान उससे कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने नाम के बारे में बताता है। वहीं पे याओ और नियन दोनों ही यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर भी फ्रेंड्स है, इसलिए यहाँ पे याओ को नाम जाना पहचाना सा लगता है। और उसे 1 सेकंड के लिए ये भी लगता है कि यहाँ पे नियन ही निर्वाणा फिल्म क्योंकि नाम मैच करता है भाई। याओ को लगता भी है कि ये यान है, लेकिन वो कंफर्म नहीं करती और उसे यहाँ पे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजती है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्रेंडशिप कर सके। यान उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पे किस लिए आई थी, क्या किसी क्वेस्ट के चक्कर में। जिसपे याओ उसे बताती है कि वो यहाँ पे वाटर स्पाइडर की वाटर सैक के चक्कर में आई थी। वाटर सैक्स मतलब यहाँ पे पानी का गुब्बारा एक तरीके से, जिसके अंदर वो अपना वेनम या फिर पानी भर के रखते होंगे। यान उसे बताता है कि उसको भी यहाँ पे इनके साथ कुछ सामान चाहिए, वो भी यहाँ पे इनकी सिल्क के लिए आया हुआ है, क्या वो इनके साथ पार्टी बनाना चाहेगा। तो याओ आगे से बताती है कि उसके पास यहाँ पे पहले से ही सिल्क है जो कि अभी ही मिला था। तो फिर याओ यहाँ पे यान के साथ सिल्क को ट्रेड कर लेती है। यान आगे से बताता है कि इसकी कीमत यहाँ पे 36 कॉपर कॉइन्स होगी, लेकिन याओ पैसे बिल्कुल भी नहीं लेती क्योंकि यान ने उसकी जान बचाई थी। और यहाँ पे लेवल को लूज करना कॉपर कॉइन्स तो काफी ज्यादा सस्ता था और साथ ही में उसे सिल्क की जरूरत भी नहीं है। तो फिर वो लोग यहाँ पे कोई भी पैसों का लेन देन नहीं करते हैं। लेकिन वो आगे बात कर पाते उससे पहले ही यहाँ पे वाटर स्पाइडर लॉर्ड बाहर निकल आता है, जो कि यहाँ पे चीफटन था। इसीलिए वो दोनों जल्दी से एक साथ पार्टी बनाते हैं और यान तेजी के साथ आगे बढ़ के यहाँ पे लॉर्ड के ऊपर एक पावरफुल वाटर स्ट्राइक मारता है और पीछे से याओ होली जजमेंट का यूज करते हुए डैमेज को तो बढ़ाती है और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वाटर लॉर्ड को पूरी तरीके से वनरेबल कर देती है। साथ ही में वाटर लॉर्ड याओ के ऊपर अटैक करता है तो यान उसे यहाँ पे गाइड करता है, डॉज करने को बोलता है। तो याओ इजिली यहाँ पे डॉज कर लेती है। इसके बाद यान अपना क्रॉसबो बाहर निकालता है और यहाँ पे लॉर्ड के ऊपर 3 तीर छोड़ता है, जिससे यहाँ पे उसे 30 के डैमेज लगते हैं। और पीछे से याओ होली जजमेंट का यूज करते हुए यहाँ पे होली स्ट्राइक करती है, जिससे यहाँ पे स्पाइडर लॉर्ड को और भी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिसकी मदद से वो दोनों यहाँ पे टीममेट करके वाटर लॉर्ड को इजिली यहाँ पे हरा देते हैं।
वहीं पे याओ को काफी ज्यादा फील होता है कि यहाँ पे यान के साथ फाइट करने में उसे बहुत ज्यादा नेचुरल हो रहा है। उनका जो यहाँ पे टीम वर्क है वो इतना ज्यादा बढ़िया है कि वो लोग एक चीफ्टन को भी इजिली यहाँ पे हरा सकते हैं, जैसे कि वो कोई लो लेवल का यहाँ पे बॉस हो। उसको यहाँ पे एक ऐसा फ्लो महसूस हो रहा है जैसे कि वो दोनों काफी लंबे टाइम से टीममेट्स रहे हो। यान उसको यहाँ पे अपने चेहरे की तरफ घुरते हुए दिखता है तो वो उसे पूछता है क्या हुआ, तो याओ आगे से बताती है कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो, क्या तुम इसी तरीके से सोलो प्ले करते हो। यान बताता है कि हाँ वो सोलो ही अक्सर प्ले करता है, जिससे यहाँ पे याओ को एक मौका मिलता है। बेसिकली यहाँ पे याओ का ग्रुप है जो कि एक फॉरेस्ट को यहाँ पे रेड करने वाला है, जो कि एक डंजन है। इसलिए वो यान से पूछती है क्या हमारी टीम को तुम ज्वाइन करना चाहोगे। तो यान यहाँ पे याओ से पूछता है कि उसके ग्रुप के अंदर कितने सील्ड वॉरियर्स हैं, उनका डिफेंस कितना और उनकी हेल्थ कितनी है। 3 डीमन फॉरेस्ट एक 3 लेवल की डंजन है और उनका बॉस भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो भी एक 3 डीमन किंग है। अगर उनके सील्ड वॉरियर्स के पास अच्छा डिफेंस नहीं होगा तो फिर यहाँ पे उस डंजन को क्लियर करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। याओ यान को सारी जानकारी देती है, ये बताते हुए कि उनके पास यहाँ पे 2 सील्ड वॉरियर है, उनका डिफेंस यहाँ पे 53 है और उनकी हेल्थ 230 के आसपास होगी। तो यान बताता है कि ये चीज काम नहीं करेगी। 3 डीमन किंग के पास यहाँ पे 2% का चांस रहता है कि वो क्रिटिकल हिट मार सकता है, और अगर गलती से भी वो क्रिटिकल हिट एक सील्ड वॉरियर के ऊपर लग गई जिसका डिफेंस यहाँ पे 60 से कम है, तो वो इजिली एक बार में ही यहाँ पे मारा जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे जो प्रीस्ट रहेंगे, बेसिकली एक प्रोफेशन होता है जो हीलिंग के काम में आता है, उसे यहाँ पे लगातार सील्ड वॉरियर्स की हेल्थ को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। याओ ने कभी भी आज तक नहीं सुना था कि यहाँ पे 3 डीमन इस तरीके के क्रिटिकल हिट भी मार सकता है, इसलिए वो यान से पूछती है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ऐसा कैसे पता। याओ यान को बताती है कि वो लोग इस डंजन के लिए काफी लंबे टाइम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो वो लोग इसके ऊपर यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें अपना डिफेंस यहाँ पे 60 के ऊपर लेके जाना है तो फिर उन्हें यहाँ पे ब्रोंज ग्रेड के डिफेंसिव गियर की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यान बताता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कई सारे रास्ते हैं। तो याओ उसे पूछती है कि वो कौन सा रास्ता है, तो यान उससे कहता है कि बस मुझे अपने ग्रुप की कमांड दे दो। याओ बोलती है कि उसे यहाँ पे यान के ऊपर भरोसा है, उसकी स्किल्स के ऊपर यकीन है, लेकिन वो यहाँ पे अपने ग्रुप के अंदर किसी को इस चीज के लिए मनवा नहीं सकती है कि वो लोग उसका कहना माने, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। खैर इसके बाद वो दोनों यहाँ पे उस आइटम को चेक करते हैं जो बॉस ने यहाँ पे ड्रॉप किया था, तो फिर उसके अंदर से यहाँ पे एक रिफाइंड स्किल गॉन्कलेट बाहर निकलता है, जो कि यहाँ पे मैजिक और डिफेंस को बढ़ा देता है और ये एक तरीके से मेज के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो यान जल्दी से यहाँ पे याओ को ये गॉन्कलेट्स दे देता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारे काम करेंगे। और साथ ही में यान ने यहाँ पे एपराइजल स्किल को भी सीख लिया था, इसलिए उसे यहाँ पे ये जानकारी मिल गई गॉन्कलेट की, इसलिए वो गॉन्कलेट को यहाँ पे याओ को दे देता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। याओ उसे पूछती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तो यान आगे से बताता है कि उसको एक नई स्किल मिली है, रेयर रिफाइंड स्किल, जो कि असैसिनेट है, और साथ ही में उसको एक रेयर टाइप का सिल्क मिला है, तो उसको यहाँ पे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर याओ को भी गॉन्कलेट रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और तभी इन्हें बताया जाता है कि गेम बंद होने वाला है, सभी प्लेयर्स लॉग ऑफ कर ले। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे बाय बाय बोलते हैं और यहाँ से लॉग ऑफ कर लेते हैं। जिसके बाद हम लोग यान को रियलिटी के अंदर देखते हैं, जहाँ पे सुबह पहले से ही हो गई थी। और मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तू सोया नहीं क्या बे, या फिर टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती होगी कि गेम यहाँ पे सपनों के अंदर कन्वर्ट होके आता होगा कि यूजर सो भी ले और गेम भी खेल ले। फ्यूचर की बात हो रही है भाई, कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये मेरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लूसिड ड्रीम काम करता है। खैर लेवलिंग का काम खत्म हुआ, अब यहाँ पे अपनी बॉडी को ट्रेन करने की बारी आई, क्योंकि कुजाओ के पास यहाँ पे कई सारे बॉडीगार्ड्स हैं, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे खुद को डिसएडवांटेज के अंदर नहीं डाल सकता है। ब्रो इज ट्रेनिंग लाइक ही कैन फाइट अगेंस्ट बुलेट्स। खैर रनिंग करते हुए बाहर निकालता है, ये तो ठीक जा रहा था क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन था, लेकिन एक ट्रक आ रहा था जो कि सिग्नल को इग्नोर करते हुए यहाँ पे यान के ऊपर चढ़ा कि उसे स्काई लाइफ देने ही वाला था कि उससे पहले ये खुद को बचा लेता है पीछे की तरफ झटका लेके। दिस इज फर्स्ट टाइम ट्रक कुन मिस हिज टारगेट। खैर जब यान यहाँ पे नीचे पड़ा ही हुआ था तभी यहाँ पे जियाओ आती है, जो कि याओ ही है, शकल से ही पता चल रहा है। हालांकि गेम के अंदर इनके कैरेक्टर्स का रंग अलग हो जाता है, ये तुम्हें पहले बता दूं। ऑथर ये हमारे लिए कर रहा है सेम कैरेक्टर बना के, ताकि हम कैरेक्टर पहचान सके। वहीं पे नीचे गिरने की वजह से यान की जो कोहनी थी वो चोटिल हो गई थी, तो खून बह रहा था। अब ये 3-4 दिनों के लिए पुशअप्स नहीं मार पाएगा। खैर याओ ये देख के जल्दी से अपने गाड़ी के अंदर से फर्स्ट एड किट बाहर निकालती है। वहीं पे यान हमें बताता है कि याओ उसकी यहाँ पे डेस्क मेट हुआ करती थी और साथ ही में उसकी पास्ट लाइफ का सबसे बड़ा यहाँ पे पछतावा भी, क्योंकि उसकी कमजोर पर्सनैलिटी होने की वजह से वो कभी उसे बता ही नहीं पाया कि वो उसे कितना पसंद करता था। और क्योंकि याओ यहाँ पे यान के साथ ही इन्वॉल्व रहा करती थी, तो फिर उसको यहाँ पे कोजाओ के सेंचुरी फाइनेंशियल ग्रुप ने भी टारगेट किया था, इसी वजह से यहाँ पे याओ को कई सारी मेंटल इलनेस हो गई थी, बेसिकली डिप्रेशन, सिक्योरिटी इशूज। खैर इसके बाद याओ आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे यान की मरहम पट्टी करती है कपड़े के ऊपर से ही। वो भैया उससे कह रहे थे कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, तो फिर यान उसे यहाँ पे प्यार भरी नजरों से घूरे जा रहा था, तो ये शर्मा के पीछे हट जाती है। वहीं पे यान फ्लर्ट करते हुए ये लाइन मारता है कि जब तुम मेरे पास हो तो फिर मुझे खुद का ध्यान रखने की जरूरत क्यों है। तो फिर याओ शर्मा के यहाँ से चली जाती है और वो अभी भी कंफ्यूज थी कि ये वही निर्वाणा फ्लेम है क्या जिससे हमें गेम के अंदर मिली थी। दोनों की हरकतें तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती, लेकिन याओ को यहाँ पे सख्त हो रहा था क्योंकि एक रात के अंदर ही यान की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बदल गई है। वो पहले से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है जैसे कि निर्वाणा फ्लेम था। वहीं पे याओ को दोबारा मुस्कुराता हुआ देख के यान को
खुशी तो हुई थी, लेकिन काउजू वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा जो कि यान के पास है। तो फिर उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कन्विक्शन के अंदर अपने आप को स्टेबलिश करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ की फेट को इस बार यहाँ पे बदल सके। उतने में ही यान के पास यहाँ पे टैंग याओ का फोन आता है, जो कि उसका जिगरी दोस्त है।